हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि, और मूल विधि में हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961, आयकर अधिनियम 1961 को हम पढ़ रहे हैं। इसमें हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? हम पढ़ चुके आय के मूल या आय के शीर्ष स्रोत तक पढ़ चुके थे। जो आय के जो शीर्ष 5 स्रोत होते हैं वहां तक हम क्या कर चुके थे, पढ़ चुके थे कि इन पर क्या किया जाएगा, टैक्स लगाया जाएगा। ठीक है, इससे आगे हम क्या करते हैं, इससे आगे हम पढ़ते हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट धारा है, नेक्स्ट धारा हम देखते हैं धारा 15। धारा 15 में क्या बताया गया है? धारा 15 में किसकी, धारा 15 में कहेंगे वेतन की परिभाषा दी गई है। किसकी? वेतन की परिभाषा। वेतन किसे माना जाएगा? तो इसमें परिभाषा दी गई किसकी? वेतन की। वेतन की परिभाषा। किसकी परिभाषा? तो कहेंगे वेतन की परिभाषा। तो वेतन में क्या कहा गया है? तो इसमें वेतन के बारे में, इस धारा में जो है वेतन के बारे में क्या किया गया है, बताया गया है। ठीक है, इतनी चीजें हमको ध्यान रखनी है। ठीक है, जो प्रमुख और भी इसमें क्या है तथ्य, इसमें क्या और भी तथ्य, क्योंकि इसमें इतनी, इससे में ज्यादा ये क्या है, ये जो एक्ट है, ये एक्ट मिल नहीं रहा है। क्या है? ये एक्ट मिल नहीं रहा है। गूगल पे भी सर्च करने से ये एक्ट क्या है, मिल नहीं रहा है। तो इस एक्ट में यहाँ वहां से कुछ धाराओं को क्या किया जा रहा है, खोज के लाया जा रहा है, जिससे क्या किया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा आपको बताया जा सके। ठीक है, इसलिए इसमें कोई ज्यादा है नहीं, इसमें जो पूरा एक्ट प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी पूरी धाराओं को कराया जाएगा। जो इंपॉर्टेंट धाराएं हैं उनको कराया जाएगा। ठीक है, तो इसमें किसकी, वेतन की परिभाषा है। चलिए अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट धारा में देखते हैं धारा 22। धारा कौन सी? धारा 22। वेतन में आप लोग सब जानते हैं कि जो हमें सैलरी मिलती है उसी को क्या बोलते हैं, वेतन बोलते हैं। जो हमें पैसा मिलता है वो वेतन। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें गृह संपत्ति से प्राप्त आय है। धारा 22 में क्या है, गृह संपत्ति। किससे? गृह संपत्ति। किससे? गृह संपत्ति से प्राप्त आय। क्या है? गृह संपत्ति से क्या है, प्राप्त आय। अब कहेंगे गृह संपत्ति से कैसे हमको आय प्राप्त हो सकती है? क्या कह सकते हैं कि गृह संपत्ति से हमको कैसे आय प्राप्त हो सकती है? ये तो हमारा घर है, इससे संपत्ति कैसे, तो इसमें कैसे संपत्ति प्राप्त हो सकती है वो देखिए। गृह संपत्ति से कैसे आय प्राप्त होगी? आपने क्या किया, किसी घर को क्या किया, रेंट पे लगा दिया। क्या कर दिया? रेंट पे लगा दिया, किराए पे लगा दिया। उससे जो रेंट प्राप्त होगा उससे क्या होगी, वो आय प्राप्त हो रही है। या आपने क्या किया, दूसरी चीज क्या कर दी आपने, घर पे क्या कर दी, कोई दुकान खोल दी। क्या कर दी? कोई सीमेंट सरिया कुछ भी, कोई भी दुकान खोल दी। तो उससे जो आय प्राप्त होगी वो भी क्या है, आय है। तो इस तरीके से क्या है, गृह संपत्ति से क्या है, आय प्राप्त हो रही है। कोई व्यवसाय आपने प्रारंभ कर दिया तो वो क्या है, आय बन जाएगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं घर से क्या, किराया प्राप्त कर सकते हैं। क्या? किराया प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? किराया प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, या जो आपकी संपत्ति, उस संपत्ति के भीतर क्या कर सकते, उस संपत्ति के भीतर आप क्या कर सकते, कोई भी व्यवसाय खोल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? भीतर किसी भी व्यवसाय को क्या कर सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं। अब व्यवसाय से जो आय प्राप्त होगी वो क्या है, आपकी गृह संपत्ति में आएगी, कुछ तो उसको मिलेगा। ठीक है, इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट धारा की ओर।
अब सीधे हम चलते हैं धारा 64 की ओर, और धारा 64 में हम पढ़ने वाले हैं कि कुल आय में किसकी किसकी आय जोड़ी जाएगी। एक जो परिवार होता है उस परिवार की यदि कुल आय बनानी है, कुल आय कुल आय की क्या करनी है, जानकारी करनी है, तो उसमें किसकी किसकी आय को जोड़ा जाएगा। तो देखिए धारा 64, धारा 64 में लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति की कुल आय, किसी व्यक्ति की कुल आय में कौन, पति, पत्नी और कौन, अवयस्क बच्चा की आय क्या होगी, शामिल होगी। ठीक है, कैसे, जैसे मान लो इतने लोग हैं घर पे, एक क्या हो गया, माता हो गई, ठीक है, या इसको मान लो पति, एक पति मान लो, पत्नी, और ये मान लो क्या, बच्चा। तो कैसे कुल आय होगी, जैसे मान लो पति की आय है कितनी, 10,000 रुपए, पत्नी की मान लो 8,000 रुपए, कितनी है, 8,000 रुपए, बच्चे की मान लो 5,000 रुपए, कितनी, तो कुल आय कितनी निकलेगी इन सबकी मिलके, तो इनकी बनेगी क्या, तीनों की मिलके बनेगी क्या, कुल आय। तो कुल आय फिर कितनी होगी, पति की कितनी है 10,000, पत्नी की कितनी है 8,000, कितनी 18, और बच्चा की कितनी है 5, तो कितनी हो जाएगी, कुल आय हो जाएगी इनकी कितनी, 23,000, कितनी हो जाएगी, 23,000 रुपए। ठीक है, 23,000 रुपए क्या हो जाएगी, इनकी कुल आय हो जाएगी। इस तरीके से क्या है, कुल आय, अगर किसी की व्यक्ति की क्या है, कुल आय को काउंट करना है तो उसमें क्या है, उसके पूरे परिवार की आय को क्या करना होगा, काउंट करना होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट धारा। नेक्स्ट धारा है धारा 69 डी, या क्या कह सकते हैं इसको, घा। इसमें क्या है, इसमें बताया गया कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, उधार लेता है या उधार देता है, क्या है, तो उधार लेता है या उधार देता है, तो उधार ली गई या उधार दी गई राशि को भी क्या है, आय के अंतर्गत नोट किया जाएगा या आय में जोड़ा जाएगा। तो ये धारा बताती है, तो ये किसकी में जोड़ी जाएगी, तो ये उस प्रकार उसी में जोड़ी जाएगी, किसी में से दो में से एक, ये जो दे रहा है या जो ले रहा है, या जिसको क्या है चुकाना है, जो ले रहा है वही क्या चुकाएगा। ठीक है, तो वो व्यक्ति क्या है उसकी आय में क्या होगी, जुड़ेगी। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं उधार ली गई या उधार दी गई, कैसी, उधार ली गई या उधार दी गई राशि क्या होगी, उधार ली गई या उधार दी गई राशि उधार लेने या उधार वापस करने वाले, उधार लेने या वापस करने वाले व्यक्ति की आय क्या होगी, समझी जाएगी। किसकी समझी जाएगी, जो व्यक्ति क्या है उधार ले रहा है। जैसे मान लो का व्यक्ति है एक, ठीक है, एक क्या है खा व्यक्ति है, तो खा व्यक्ति को किसकी, पैसों की जरूरत है, किसकी, पैसों की जरूरत है। ठीक है, अब इसने क्या किया, खा व्यक्ति ने किससे, इससे लोन लिया, किसने, का ने किसको, खा को लोन दिया, का ने किसको
लोन दिया या ऋण दिया या उधार राशि किसको, खा को दी। तो जो उधार राशि किसको, खा को मिली, तो ये जो आय होगी वो किसमें जुड़ेगी, जो पैसा उधार लिया किसने लिया, खा ने लिया, और इसी को क्या करना है, चुकाना है। तो जो आय होगी वो किसकी होगी, आय इसकी मानी जाएगी, किसकी, खा व्यक्ति की आय मानी जाएगी। इस किसकी, खा व्यक्ति की आय में क्या होगा, काउंट होगा। तो इसको लिख सकते हैं कि उधार ली गई दी गई राशि उधार ली गई दी गई राशि भी किसमें, आय में गिनी जाएगी, आय में गिनी जाएगी। अभी ये ले रहा है तो इसकी आय में, जब ये देगा तो इसकी आय में गिनेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट धारा की ओर। नेक्स्ट धारा बताती है कि टैक्स से बचने के उपाय क्या है, कि कुछ मामलों में क्या होती है, टैक्स से छूट मिलती है। तो देखते हैं धारा 80C। धारा 80C क्या कहती है कि टैक्स में छूट से संबंधित है। ये किससे, टैक्स में किससे, छूट से संबंधित है। किससे, ये टैक्स से छूट से संबंधित है। तो इस धारा में क्या है, यदि टैक्स में छूट के प्रावधानों को क्या किया जाता है, पूरा किया जाता है, तो कोई व्यक्ति क्या है 1.5 लाख तक की क्या कर सकता है, छूट ले सकता है। कितनी ले सकता है, 1.5 लाख तक की छूट ले सकता है। वो किन आधारों पर ले सकता है, किन आधारों पर, यदि वो कौन कौन से वो कार्य कर रहा है जिन पर क्या कर सकता है, उसको 1.5 लाख का छूट टैक्स से मिल सकती है। कितना, 1.5 लाख तक का क्या छूट मिल सकता है अधिकतम। जैसे क्या है, वो यदि क्या होम लोन लिया है, यदि होम लोन क्या कर रहा है, वो चुका रहा है, क्या कर रहा है, होम लोन क्या कर रहा है, होम लोन चुका रहा है। घर के लिए यदि उसने क्या किया, लोन ले रखा है, वो क्या किस्त भर रहा है, तो वो क्या करेगा, इसमें से उसको बच जाएगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यदि क्या ट्यूशन फीस चुका रहा है, कोई ट्यूशन फी भर रहा है, क्या कर रहा है, ट्यूशन फीस भर रहा है, तो भी उसको क्या है, इसमें से छूट मिलेगी। यदि और क्या कर रहा है, यदि क्या है पीपीएफ फंड में दे रहा है, क्या पीपीएफ इसी ये क्या फंड है, इसमें क्या कर रहा है, दे रहा है पैसे, तो भी उसको क्या है छूट मिल सकती है। यदि एनपीएस में दे रहा है, क्या एनपीएस फंड में दे रहा है पेंशन, तो उसमें भी क्या है उसको ये क्या है, पेंशन स्कीम है, इसमें भी क्या है उसको छूट मिल सकती है। और यदि क्या है वो म्यूचुअल फंड भर रहा है, क्या तो भी उसको क्या है छूट मिल सकती है, क्या है, तो भी उसको क्या है छूट मिल सकती है। अब पीपीएफ का अगर पूरा नाम देखा जाए तो ये क्या है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, क्या है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये क्या होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है, क्या होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है। ठीक है, इतनी चीजें ध्यान रखनी। इन पे यदि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है या इस पे क्या किस्त भर रहा है, तो उसको क्या है इतने तक की छूट मिल सकती है, क्या कर सकती है, इतने तक की छूट मिल सकती है। अब और भी है कुछ चीजें जिन पे क्या है उसको छूट मिल सकती है, तो उनको भी देख लेते हैं कि यदि कोई हेल्थ सेक्टर में बीमा करवा के रखा है या हेल्थ सेक्टर में पैसा दे रहा है स्वास्थ्य संबंधी, तो उसको भी क्या है छूट मिल सकती है। तो लिख सकते धारा 80D, धारा 80D, 80D में क्या है, 80D में क्या है, यदि कोई क्या है स्वास्थ्य बीमा के आधार पर क्या कर रहा है
वो क्या कर सकता है, टैक्स में छूट पा सकता है। किसके? स्वास्थ्य बीमा के आधार पर। स्वास्थ्य बीमा के आधार पर क्या कर रहा है, वो टैक्स में छूट पा सकता है। टैक्स में क्या कर सकता है, छूट पा सकता है। यदि वो क्या है, उसने स्वास्थ्य बीमा करा रखा है, तो हर महीने वो क्या कर रहा है, वो किस्त भर रहा होगा, तो उसको क्या है, टैक्स से छोड़ा जा सकता है। ठीक है, इतनी चीजें नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। तो इसमें कैसे कि यदि किसी व्यक्ति ने क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है, तो उसकी क्या है, जो किस्त है वो क्या कर रहा है, जमा कर रहा होगा। तो किसकी? जो स्वास्थ्य बीमा की क्या है, वो क्या करता है, स्वास्थ्य बीमा की क्या है, किस्त, क्या किस्त भर रहा है, तो उसको क्या है, टैक्स से क्या छूट मिल जाएगी। क्या हो गया, उसको टैक्स से छूट मिल सकती है। नेक्स्ट धारा देखते हैं, धारा 80E। कौन सी? धारा 80E। धारा 80E क्या कहती है, यदि क्या है, कोई बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए क्या है, लोन ले रखा है, तो उस पर भी क्या है, टैक्स में छूट मिल सकती है। किसके लिए? यदि किसी व्यक्ति ने क्या किया है, बच्चों की, किसके लिए, बच्चों की उच्च शिक्षा की क्या किया है, किसी ने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए लोन, क्या है, उच्च शिक्षा के लिए लोन, बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए लोन के आधार पर क्या है, टैक्स में क्या कर सकते हैं, छूट ले सकते हैं। ठीक है, यदि किसी ने क्या किया है, टैक्स में क्या कर सकते हैं, छूट ले सकते हैं। कोई किसी का क्या है, उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन में क्या है, किस्त चल रहा है, लोन चल रहा है, तो वो क्या कर सकता है, टैक्स में छूट ले सकता है। ये सब बड़े बड़े लोगों के होते हैं, इनको टैक्स से बचना होता है, क्योंकि गरीब तो उसके लोन टैक्स भरने की उतनी होती ही नहीं, आय ही नहीं होती है। और ये सब चीजें क्या करते हैं, बड़े बड़े लोग करते हैं, ये सब चीजें करवा के, ताकि वो क्या कर सके, टैक्स से बच सके। वरना ये छोटे लोग तो किस्त जब लोन लेंगे तो उनके लिए उतनी आय ही नहीं होगी। ठीक है, तो टैक्स वो क्या ही भरेंगे, ये सब बड़े बड़े लोगों के लिए ही है सब चीजें। और देखते हैं आगे। आगे देखते हैं, धारा 80G। धारा 80G, 80G में क्या है, धारा 80G में क्या है कि दान देने पर टैक्स में छूट। किस पर? दान देने पर। दान देने पर किसमें, टैक्स में छूट। टैक्स में छूट, यदि तुम क्या कर रहे हो, कुछ दान कर रहे हो, तो आपको क्या हो जाएगी, छूट मिल जाएगी। किस किस में दान कर रहे हैं, यदि कोई धार्मिक दान है, किसी मंदिर में दान दे रहे हैं, किसी ट्रस्ट में दे रहे हैं, किसी चैरिटी में दे रहे हैं, तो आपको क्या मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी। क्या हो जाएगी, आपको छूट मिल जाएगी। और जैसे अनाथ आश्रम हो गया, वृद्धाश्रम हो गया, इन सब जगह पे क्या करते हैं, अगर आप देते हैं पैसे, तो आपको क्या होगी, टैक्स में छूट मिलेगी। तो कहाँ कहाँ, यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, धार्मिक या चैरिटी, ये किसके, संस्था में क्या करता है, दान देता है, तो वो क्या कर सकता है, टैक्स में छूट पा सकता है। तो वह इस आधार पर क्या कर सकता है, टैक्स में क्या कर सकता है, छूट पा सकता है।
वो कैसे, क्या क्या हो सकते हैं, जैसे जैसे मंदिर हो गया धार्मिक में, मंदिर, आश्रम, क्या हो गया, मंदिर हो गया, आश्रम हो गया, ट्रस्ट हो गया, क्या हो गया, मंदिर हो गया, आश्रम हो गया, ट्रस्ट हो गया, या और भी अन्य कोई धार्मिक संस्थाएं हैं तो उनमें हो सकता है। और जैसे वृद्धाश्रम, वृद्धाश्रम हो गया, अनाथ आश्रम हो गया, प्रधानमंत्री राहत कोष हो गया, क्या हो गया, प्रधानमंत्री राहत कोष। इन सब जगह पे क्या कर रहा है, यदि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, पैसे दे रहा है, तो वो क्या कर सकता है, टैक्स से बच सकता है। क्या कर सकता है, वो टैक्स से बच सकता है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे, यदि कोई व्यक्ति क्या दान देने पर क्या है, टैक्स, कहाँ पर, दान देने पर। तो कोई व्यक्ति क्या करता है, धार्मिक या चैरिटी संस्था में क्या करता है, दान देता है, तो इस आधार पर वो क्या कर सकता है, टैक्स से बच सकता है। तो कहा मंदिर, ये क्या, मंदिर, जैसे धार्मिक में क्या हो गया, मंदिर हो गया, आश्रम हो गया, ट्रस्ट हो गया, या कोई भी और भी क्या धार्मिक संस्थान, वृद्धाश्रम हो गया, अनाथ आश्रम हो गया, प्रधानमंत्री राहत कोष हो गया। तो इन सभी पे क्या करता है, कोई टैक्स देता है, सॉरी, इन सब जगह पे क्या करता है, दान देता है, तो क्या करता है, वो क्या करे, क्या कर सकता है, टैक्स से बच सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। धारा 116, धारा 116, धारा 116 में क्या कहा गया कि जो आयकर जो प्राधिकारी है वो किसके अंतर्गत है, वो किसके अंतर्गत, वित्त मंत्रालय के अधीन है। तो किसके अंतर्गत आता है, जो आयकर प्राधिकारी है वो किसके अंतर्गत आएगा, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इसमें लिखना आयकर प्राधिकारी, किसके, वित्त मंत्रालय, वित्त आयकर प्राधिकारी किसके, वित्त मंत्रालय, मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, किसके अधीन आता है, वित्त मंत्रालय के अधीन होगा या आता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट धारा, धारा 117, धारा 117 में क्या कहा गया है कि आयकर जो अधिकारी हैं या जो प्राधिकारी हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा। लिख सकते हैं आयकर प्राधिकारियों, आयकर प्राधिकारियों की क्या है, नियुक्ति। तो नियुक्ति में कौन करेगा, तो कौन करेगा, तो केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, या क्या कह सकते हैं, भारत सरकार, भारत सरकार, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कौन करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकी क्या करेगी, नियुक्ति करेगी। ठीक है, इतनी चीज नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। अब क्या होता है कि यदि किसी व्यक्ति पर जो टैक्स है, जो निर्धारित है, उस व्यक्ति की क्या है, मृत्यु हो जाती है, तो क्या आप सोच रहे हैं कि उसका क्या होगा, टैक्स माफ हो जाएगा या क्या हो जाएगा। तो धारा, इसमें देखते हैं धारा, धारा 159 में क्या है, यदि निर्धारित की क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए तो क्या होगा, यदि क्या है, निर्धारित की क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, मृत्यु हो जाए तो क्या होगा। अब यदि भी किसी व्यक्ति के, मान लो ए व्यक्ति है जिस पर क्या है, वो क्या करता है, हर महीने कितने, 1 लाख का क्या करता है, टैक्स भरता है। अब इसकी ए व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो अब आपको तो ये लग रहा होगा कि एक इसकी जब मृत्यु होगी तो अब ये खत्म हो गया, तो इसका क्या है, ये टैक्स भी इसका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, इसमें टैक्स खत्म नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उसके जिस चीज पर वो क्या कर रहा है, टैक्स भर रहा है, उसका कोई क्या होगा, वारिस होगा। क्या होगा, उसका कोई तो कोई क्या होगा,
वारिस होगा, या उसको क्या कह सकते हैं हम, उत्तराधिकारी। क्या होगा, उत्तराधिकारी। अब उत्तराधिकारी ही तो क्या करेगा, उसका जो कारोबार था वो कौन संभालेगा, उत्तराधिकारी संभालेगा। ए का कारोबार मान लो उत्तराधिकारी कौन है, बी है, बी संभालेगा। तो जो टैक्स है वो यहाँ से ए से शिफ्ट होकर कहाँ पे, बी पे आ जाएगा। किस पर आ जाएगा, बी पर। अब टैक्स कौन भरेगा, बी टैक्स भरेगा। कौन टैक्स, कौन भरेगा, बी भरेगा। बी भरेगा, कौन करेगा, बी भरेगा। तो इसमें क्या होता है, टैक्स खत्म नहीं होता है। कौन भरता है, जो उसका उत्तराधिकारी होगा वो क्या करेगा, टैक्स भरेगा। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं तो टैक्स माफ नहीं होगा। क्या होगा, तो क्या होगा इसमें, टैक्स माफ नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, टैक्स को कौन भरेगा, टैक्स पे कौन करेगा, कौन करेगा, कौन पे करेगा, तो कौन करेगा, उत्तराधिकारी। कौन, उत्तराधिकारी। निर्धारिती का उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी क्या करेगा, टैक्स पे करेगा। तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी की चीजें इसको क्या करेंगे, कल हम इसको समाप्त कर देंगे। ठीक है।